Facts Trends presents. दूर से देखने पर यह समंदर के अंदर कोई बैटलशिप लगती है, पर असल में यह एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और यह न सिर्फ जापान के बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहां अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहां रहने वाले सब कुछ ऐसे ही त्याग कर यहां से भागे हैं। यहां स्कूल्स थे जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल, शॉप्स और सिनेमा समेत यहां वो तमाम फैसिलिटीज थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज यह पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहां रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहां नहीं रहता? यहां ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? दोस्तों, इस आइलैंड को हशीमा कहा जाता है, जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटल शिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटल शिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हशीमा की कहानी इनसे काफी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड काफी हरे भरे हैं, लेकिन हशीमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जहां पर प्लांटेशन ना होने के बराबर है। हशीमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत सारा रोल प्ले किया था और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 165 लाख टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हाशिम से जरा ही दूर ताकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर कोहिता नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटल इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज का पता चल गया। उस दिन के बाद से ताकाशिमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1950 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान यह एक स्टॉप पावर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकती थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वह शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की जरूरत होती थी, और यह कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर ताकाशिमा आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड ज्यादा होती गई तो अब आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते ताकाशिमा के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड का रुख किया, जिसमें हाशिमा अकेला ऐसा आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ज्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब कोल डिमांड को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफी था, इसीलिए 19th सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हाशिमा आइलैंड खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी जिसने हाशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहां वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज यह आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1960 में यहां 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। हाशिमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहां रहने की जगह काफी कम थी, लिहाजा मित्सुबिशी ने यहां कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर यहां अपनी फैमिली के साथ रह सकें। यह उस वक्त जापान की सबसे पॉपुलर कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन यह फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी।
उसके बाद हाशिमा आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद में वृद्धि होती गई और मित्सुबिशी यहां नए कॉम्प्लेक्स भी बनाता चला गया। इसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चों के स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए गए। 1941 में हाशिमा आइलैंड पर कोयले की प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन तक जा पहुंची, जो कि दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही साढ़े 15 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो एक एकड़ में यहां 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि चाइना, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 4 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हर सीमा में उस वक्त 335 लोग एक एकड़ में रहते थे। जो वर्कर यहां रहते थे उनका कहना है कि एक कमरा 3 वर्कर शेयर करते थे, लेकिन उसमें जगह सिर्फ 2 वर्कर्स के सोने की थी और तीसरे वर्कर को कबर्ड में सोना पड़े बेचता था। माइन की बात की जाए तो वह हाशिमा आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोदकर बनाई गई थी, जहां टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। इन हार्श कंडीशंस में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हाशिमा आइलैंड की कोल माइन पर काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज एम्पायर का तख्त उलट दिया गया, तो अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हंसीमे आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटीज भी बनवाई, जैसा कि सिनेमा, जिम्नेजियम, हाई स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स। यहां ये तमाम फैसिलिटीज वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना होता था। यहां पीने का फ्रेश पानी मैनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइन बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960s में हाशिमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे काफी फायदा भी हो रहा था, लेकिन यह वो वक्त था जब दुनिया में कोल इंजन का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया गया और ओनेल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हाशिमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे ही काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि एक तो यह मेनलैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर ये वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफिकल्टी की वजह से अब हाशिमा कोल माइन प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970s में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया था, उनको दूसरी फैसिलिटीज में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली हाशिमा कोल माइन को बंद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हाशिमा आइलैंड को छोड़ डिच दिया। हाशिमा आइलैंड की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहां बद्दी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं त्याग कर जाना हुआ। आज हाशिमा साउथ चाइना सी में एक भूला हुआ खंडर आइलैंड का मंजर पेश करता है। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील रखा था और इसकी वायलेशन करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहां फोर्स्ड लेबर कैंप की असल हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता है, लेकिन जापान का कहना था कि यह रूल उन्होंने आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हाशिमा को 21st सेंचुरी में दोबारा से डिस्कवर किया गया और गोस्ट टाउन की शक्ल में यह काफी फेमस भी हो गया, खासतौर पर उनके बीच जो घोस्ट टाउन या कनात देखने के शौकीन थे। 2005 में जापान ने हाशिमा आइलैंड को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहां बिल्डिंग्स की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रीफोर्स कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से यह काम करना पॉसिबल नहीं है।